हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वाइब्स में। तो देखिए, इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था मौर्य वंश का यानी कि मगध साम्राज्य का पार्ट 9 हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। और पार्ट 9 के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर मौर्य राजवंश हमारा चला हुआ है, जिसका आज पार्ट 5 है। कल हमने पढ़ा था अशोक के जीवन के बारे में, और उसके बाद हमने जान लिया था क्या 232 बीसी में क्या हो गया था, अशोक की मृत्यु हो जाती है। और फिर मैंने लास्ट में एक बात आप लोगों को बताई थी, क्या अशोक की मृत्यु के बाद न सिर्फ 50 वर्षों तक ही, लगभग 50 वर्षों तक ही मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का क्या है, राज चल पाया, यानी कि शासन हो पाया। वो क्यों? क्योंकि अशोक के बाद ना जो भी यहाँ पर शासक आए ना, वो क्या थे, काफी निर्बल थे और काफी कमजोर थे, जिसकी वजह से दूसरों ने उनका अच्छी तरह से फायदा उठाया और यहाँ पर दूसरे राजवंश की स्थापना हो जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अंतिम शासक की, ठीक है भैया, अंतिम शासक मौर्य राजवंश का अंतिम शासक, ठीक है भैया। मौर्य राजवंश का जो अंतिम शासक था ना, वो कौन था? बृहद्रथ। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है भैया, ये कौन थे? ये शतधन्वन के पुत्र थे। कौन थे ये? शतधन्वन के पुत्र थे। ठीक है भैया, इनके पिता का नाम क्या था? शतधन्वन था। और ये भी क्या थे? ये क्या थे? अंतिम मौर्य शासक थे। ठीक है भैया, क्या थे ये? अंतिम मौर्य शासक। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और बताऊं ना, जो ये थे ना अंतिम शासक थे बृहद्रथ, तो इन्होंने क्या किया था, कई बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है भैया, इनसे जीवन से रिलेटेड कुछ बातें क्या है? बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण, बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण क्या करवाया इन्होंने? कई बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। उनमें अगर मुख्य मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे अशोक ने बनवाया था क्या? सांची का स्तूप। ठीक है भैया, सांची का स्तूप। और एक और था यहाँ पर हमारा क्या? भरहूत का स्तूप। भरहूत का स्तूप। तो इसने क्या किया था? कई बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था। अगर जिनमें नाम पूछ ले जाए तो वो कौन कौन से थे? सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, बृहद्रथ का ना एक सेनापति हुआ करता था। ठीक है भैया, बृहद्रथ का एक सेनापति हुआ करता था, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग। इसके सेनापति का नाम था क्या भैया? पुष्यमित्र शुंग। किसका सेनापति था ये? जो अंतिम शासक था किसका? मौर्य राजवंश का। तो उसका सेनापति हुआ करता था हमारा कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है भैया, क्या किया? पुष्यमित्र ने अपने राजा की हत्या करके, और ये हत्या इसकी कब की गई थी? 185 बीसी में। 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके ना मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश की नींव रखी, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था शुंग राजवंश। ठीक है भैया, जिसका नाम था क्या? शुंग राजवंश। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है? मगध साम्राज्य पर मौर्य राजवंश का बिल्कुल पतन हो जाता है। हालांकि पतन स्टार्ट हो जाता है कब? जब अशोक की मृत्यु हो जाती है। उसके 50 साल, उसके बाद के लगभग 50 सालों तक यहाँ पर शासन ऐसे ही चलता रहा, मतलब निर्बल, कमजोर। और एक बात और, जितना मतलब राज्य इसके शासन काल में थे ना, वो बहुत ही कम हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? वो हुआ था किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ था मौर्य राजवंश का। और सबसे कम किस टाइम पर था? जब यहाँ पर जो अंतिम शासक था, जो कि बहुत ही निर्बल और कमजोर था, कौन? बृहद्रथ के टाइम। और बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं कौन? पुष्यमित्र शुंग। 185 बीसी में ये हत्या कर देते हैं, और यहाँ पर यानी कि मगध साम्राज्य पर क्या कर देते हैं? शुंग राजवंश की क्या है? स्थापना कर देते हैं। ठीक है भैया, तो ये क्या था? अंतिम शासक के बारे में। अब एग्जाम में ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड? मौर्य प्रशासन व्यवस्था से। ठीक है भैया, किससे रिलेटेड पूछ लेते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन? मौर्य प्रशासन व्यवस्था। तो आज हम एक बात का और जिक्र करेंगे क्या?
कि मौर्य जो राजवंश था उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मैं, क्या, मौर्य प्रशासन व्यवस्था। ठीक है भैया, मौर्य प्रशासन व्यवस्था। देखिए किसी भी जो शासन होता है, जो भी यहाँ पर शासन करता था मगध साम्राज्य पर, तो काफी हद तक क्या होता था, जो भी मतलब काम होते थे ना, या जो शक्तियाँ होती थी, तो उनका प्रमुख राजा हुआ करता था। जो प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी ना, वो राजा होता था। और राजा अपनी प्रशासन की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए ना कई मंत्रियों की क्या यहाँ पर नियुक्तियां भी कर देता था। उसके अलावा यहाँ पर कई पुरोहित भी होते थे, तीर्थ भी यहाँ पर होते थे, अमात्य भी यहाँ पर होते थे, जिनका जिक्र हम इस वीडियो में आज करेंगे। ठीक है, तो प्रशासन की सारी शक्तियों का मुखिया कौन होता था? सारी शक्तियों का मुखिया, प्रशासन की सारी शक्तियों का मुखिया कौन होता था? राजा। ठीक है भैया, प्रशासन की सारी शक्तियों का मुखिया राजा होता था। और जो राजा होता था ना, वो क्या करता था ना, अपने मंत्रियों की हेल्प से, अपने मंत्रियों की हेल्प से क्या करता था, इस प्रशासन व्यवस्था को संचालन करता था। किसकी हेल्प से? मंत्रियों की हेल्प से इस प्रशासन व्यवस्था का क्या करता था? संचालन करता था। और जो ये मंत्री होते थे ना, ये मुख्य रूप से इनको क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। ठीक है भैया, इनको क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था मौर्य राजवंश के अकॉर्डिंग। और ये अमात्य क्या होते थे? कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे। क्या होते थे? प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे। ठीक है भैया, ये चीज कंफर्म हुई। जो भी मतलब प्रशासन व्यवस्था थी उसका मुखिया कौन होता था? राजा होता था। और राजा अपनी प्रशासन की यानी कि जो शक्तियाँ, जो प्रशासन की जो शक्ति होते हैं, उनका संचालन किनके माध्यम से करता था? मंत्रियों के माध्यम से करता था। और मंत्रियों को इस टाइम पर अमात्य कहा जाता था, जो कि मतलब कुछ प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, और जो ये प्रशासन व्यवस्था थी ना, ये केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। ठीक है भैया, ये क्या थी? केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। क्योंकि यहाँ का जो मतलब बिल्कुल केंद्र बिंदु जो था ना, सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु सिर्फ कौन होता था? राजा हुआ करता था। सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु राजा ही हुआ करता था। उसके बाद जो ये मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पर तो क्या था, राजा ने क्या किया, प्रशासन व्यवस्था संचालन के लिए क्या कर दिया, मंत्रियों की नियुक्ति कर दी, जिनको अमात्य कहा जाता था। लेकिन इन मंत्रियों को भी कुछ इन मंत्रियों को भी कुछ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो इनके मुखिया कहलाते थे। तो जो मंत्रियों के मुखिया होते थे, ठीक है भैया, मंत्रियों के मुखिया, मंत्रियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमारे क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है भैया, जैसे हमारे चंद्रगुप्त थे, और उनके प्रधानमंत्री का क्या नाम था? उनके प्रधानमंत्री का नाम था कौटिल्य। कौटिल्य, या फिर इसको क्या कह देते हैं यहाँ पर, चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है भैया, तो ये क्या था, जो भी मंत्री मतलब राजा ने यहाँ पर क्या कर रखे थे, नियुक्त कर रखे थे, किस चीज के लिए? प्रशासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए। तो उससे ऊपर उनके भी कुछ मुखिया हुआ करते थे, जिनको क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। और उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या था, चंद्रगुप्त का जैसे प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य हुआ करते थे। उसके बाद इसके अलावा और भी कई मंत्री होते थे, जैसे पुरोहित हो गए। ठीक है भैया, इसके अलावा और भी कुछ मंत्री हुआ करते थे, जैसे पुरोहित हो गए या फिर सेनापति हो गए। ठीक है भैया, पुरोहित और सेनापति। उसके बाद हम अगर यहाँ पर और बात करें, इसके अलावा क्या होते थे, कुछ उच्च वर्ग के अधिकारी भी हुआ करते थे। किस वर्ग के अधिकारी? उच्च वर्ग के अधिकारी भी हुआ करते थे, जिनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ठीक है भैया, इनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। यानी कि प्रशासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए राजा ने क्या किया? मंत्रियों की नियुक्ति की गई। ठीक है, और उन मंत्रियों को क्या कहा जाता था? यहाँ पर अमात्य कहा जाता था। और जो ये अमात्य होते थे ना, ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या है, कार्य करते थे। और इन मंत्रियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ
कुछ पद नियुक्त किए जाते थे, जैसे पुरोहित हो गए या फिर सेनापति हो गए। और जो उच्च वर्ग के यहाँ पर अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा यहाँ पर कहा जाता था। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, जो अमात्य होते थे ना, अमात्य यानी मंत्रियों का जो समूह होता था, अमात्य होते थे और जो तीर्थ होते थे, इनके माध्यम से ही राजा मुख्य रूप से क्या करता था? प्रशासन व्यवस्था का संचालन करता था। इन दो के माध्यम से ही राजा क्या करता था? प्रशासन व्यवस्था का संचालन करता था। किन दो के माध्यम से? ये जो मंत्री हुआ करते थे जिनको अमात्य कहा जाता था, और दूसरे जो उच्च वर्ग के जो अधिकारी हुआ करते थे, इन दोनों को मिलाकर जो कुछ भी होता था ना, प्रशासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था, जो कि राजा के आगे रखा जाता था। उसके बाद इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और भी अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए? पुरोहित हो गए, जैसे सेनापति हो गए, तीर्थ हो गए। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जैसे समाहर्ता, संघधाता। इस वजह से उनका शाब्दिक अर्थ अभी अब आप लोगों को आप बताऊंगा मैं अभी। ठीक है भैया, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है? पहला पद यहाँ पर क्या था? पुरोहित बता दिया मैंने आप लोगों को, तीर्थ बता दिया, अमात्य बता दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होते थे? समाहर्ता। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होते थे? समाहर्ता होते थे। और समाहर्ता कौन लोग होते थे? ये क्या होते थे? राजस्व प्रधान होते थे। ठीक है भैया, कौन होते थे ये? राजस्व प्रधान, यानी कि प्रजा से जो भी धन लिया जाता था या फिर कर लिया जाता था, उसको क्या है? राजस्व में रखा जाता था। और जिस जो भी धन या फिर कर लिया जाता था, उसको मौर्य राजवंश में क्या कहा जाता था? बलि। उसको मौर्य राजवंश में बलि या फिर भाग कहा जाता था। ठीक है भैया, क्या कहा जाता था? बलि या भाग कहा जाता। किस काल में? मौर्य राजवंश में। और इन सब को एकत्रित करने वाली जो संस्था होती थी उसको क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। उसके बाद आता है हमारा क्या? एक सन्निधाता। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्या? सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता कौन होते थे? जो राजकीय कोष होता था ना, तो उसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है भैया, राजकीय कोषाध्यक्ष। राजकीय कोषाध्यक्ष कौन होते थे? सन्निधाता होते थे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्या? सीताध्यक्ष। नेक्स्ट था यहाँ पर क्या भैया? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष यहाँ पर क्या होता था? जितने भी मतलब कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष कहा जाता था। कृषि विभाग के अध्यक्ष, उनको क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्या? पण्याध्यक्ष। क्या आता है यहाँ पर? पण्याध्यक्ष। तो पण्याध्यक्ष कौन लोग होते थे? पण्याध्यक्ष होते थे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे? पण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष। ये होते थे हमारे अलग से कुछ मतलब जिनकी नियुक्ति की जाती थी। और सबसे लास्ट में होता था, एक लास्ट में होता था अक्षपटला अध्यक्ष। क्या होता था? अक्षपटला अध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष कौन होता था? ये होता था जो भी मतलब महालेखाधिकारी, जितना भी मतलब लेख लेखाओं का काम होता था यहाँ पर, तो उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अक्षपटलाध्यक्ष होता था, यानी कि महालेखा अधिकारी। कौन होते थे? महालेखा अधिकारी। ठीक है भैया, तो ये कुछ पद ऐसे थे जिनकी नियुक्ति राजा करते थे और अपनी भूमिका निभाते थे अपने काम में। ठीक है, तीर्थ बता दिया मैंने, अमात्य बता दिया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था क्या? समाहर्ता, सन्निधाता, सीताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष और अक्षपटलाध्यक्ष। ये भी क्या अपने मेन रोल निभाते थे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं प्रशासन व्यवस्था में कि मौर्य राजवंश का सैनिक विभाग कैसा था। ठीक है भैया, क्या? सैनिक विभाग, मौर्य राजवंश का सैनिक विभाग। तो देखिए जो सेना होती थी ना, उसका प्रमुख क्या कहलाता था? उसका प्रमुख कहलाता था क्या? सेनापति। ठीक है भैया, मौर्य प्रशासन व्यवस्था में हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या? सैनिक विभाग। सैनिक विभाग। तो देखिए जो सैनिक विभाग का प्रमुख हुआ करता था, या फिर हम इसको क्या है? मुखिया भी कह सकते हैं।
मुखिया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाता था? सेनापति कहा जाता था। यानी कि सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेनापति कहा जाता था। और जो यहाँ पर जो सेना होती थी ना, उसके माध्यम से ही यानी कि क्या करते थे, जो सेना होती थी, ठीक है भैया, जो यहाँ पर सेना होती थी, तो सेना का संचालन कैसे किया जाता था? सैनिकों के माध्यम से। ठीक है भैया, सैनिकों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से क्या किया जाता था? सेना का संचालन किया जाता था। और कौन करता था? जो ये मुखिया होता था, यानी कि जो सेनापति होता था। और मौर्य काल में ना 4 प्रकार की सेना दिखाई देती है। ठीक है, मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना देखने को मिलती है। 4 प्रकार की सेना। सबसे पहले तो क्या आता है इसमें? सबसे पहले आता है पैदल सेना। ठीक है भैया, सबसे पहले आता है पैदल सेना। उसके बाद आता है क्या? हाथी वगैरह। उसके बाद आता है क्या? घुड़सवार एंड उसके बाद आता है क्या? रथ। ठीक है, और माना जाता है कि उस टाइम पर, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अकेले के जो हमारे जैसे प्लूटार्क थे या फिर एशियन इतिहासकार थे, उन्होंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की लगभग 6 लाख सेना ने क्या कर दिया था? पैदल सेना ने पूरे भारत को रौंद डाला था। तो पैदल सेना के रूप में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 6 लाख की क्या है? पैदल सेना थी उस टाइम पर। और 9,000 की क्या थी? हाथी सेना थी। ठीक है, 9,000 हाथियों की सेना थी। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को घुड़सवार की बताऊं तो ये कम से कम 30,000 की सेना हुआ करती। तो ऐसे क्या था? इसका क्या है? ऐसे ही चलता था। और जो मैगस्थनीज थे, मैगस्थनीज से आपको एक बात यहाँ पर याद आई होगी कि मैगस्थनीज कौन थे? तो मैगस्थनीज कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो उसके दरबार में आए थे। कैसे आए थे? जब संधि हुई थी किसके बीच? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई थी। तो उसके बीच क्या संधि हुई थी? एक तो हेलेना से विवाह हो गए थे, यानी हेलेना कौन थी? निकेटर की बेटी थी। और एक जो निकेटर का राजदूत था, निकेटर का राजदूत था कौन? मैगस्थनीज। निकेटर का एक राजदूत हुआ करता था, क्या नाम था? मैगस्थनीज। जो संधि के अनुसार क्या हो गया था? संधि के अनुसार ये क्या है? 4 साल तक मौर्य राज दरबार में रहा। कितने साल तक? 4 सालों तक क्या मौर्य राज दरबार में रहा। और इसके अनुसार सेना में क्या था? इसके अनुसार सेना में क्या होता था? 6 समितियां होती थी। 6 समितियां होती थी। हम इसके अनुसार क्यों कहते हैं कि मैगस्थनीज के अनुसार? जो मैगस्थनीज की बुक है ना, क्या नाम उसका? इंडिका। इंडिका से हमको ये तरह तरह की जानकारी मिलती है, उस टाइम की प्रशासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो ये 6 समितियां होती थी। और प्रत्येक समिति में क्या होते थे? 5-5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है भैया, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। यानी कि कुल 6 समितियों में सिर्फ 30 सदस्य होते थे, जो पूरी सेना का क्या करते थे? संचालन किया करते थे। उसके बाद ये क्या थी? इसकी सैनिक व्यवस्था। ठीक है भैया, सैनिक व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि सेना का प्रमुख होता था, उसको सेनापति कहा जाता था। और सैनिकों की हेल्प से, सैनिकों के माध्यम से क्या किया जाता था? सेना का प्रचालन किया जाता था। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था डिस्कस करेंगे। तो देखिए, न्याय करने का अधिकार भी किसके पास होता था? राजा के पास होता था। सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होता था न्याय करने का? राजा के पास। राजा के पास सबसे बड़ा अधिकार होता था न्याय करने का। लेकिन कई क्षेत्रों में क्या था? स्थानीय न्यायालय भी बनाए हुए थे। कहीं कहीं पर क्या था? स्थानीय न्यायालय भी बनाए हुए थे। स्थानीय न्यायालय भी कई जगह पर बनाए हुए थे। और ये इन न्यायालयों में 2 तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाती थी। यानी 2 तरह के यहाँ पर क्या है? 2 तरह के कानून यहाँ पर देखने को मिलते थे। यानी कि कोई भी जब भी कोई झगड़ा वगैरह होता था तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जाते थे। तो एक तरफ तो क्या था? एक तरफ था यहाँ पर धर्मसतीय न्यायालय। एक तो था यहाँ पर क्या? धर्मसतीय न्यायालय। ठीक है भैया, धर्मसतीय न्यायालय। और दूसरा था यहाँ पर क्या? कंटक शोधन न्यायालय। दूसरा था क्या? कंटक शोधन न्यायालय।
यह है क्या हमारा दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्म सत्य न्यायालय में तो क्या था, जितने भी मतलब दीवानी से संबंधित मामले होते थे, ठीक है भैया, दीवानी से संबंधित जितने भी मामले होते थे उनका निपटारा कहाँ किया जाता था, धर्म सत्य न्यायालय। दीवानी दीवानी मतलब यहाँ पर जितने भी जमीन से रिलेटेड मामले होते थे उनका निपटारा किया जाता था कहाँ पर, धर्म सत्य न्यायालय में। और कंटक शोधन में क्या आ जाता है, कंटक शोधन में वे मामले आते थे जैसे चोरी हो गई या फिर डकैती हो गई, ठीक है, तो ये मामले आते थे कहाँ पर, कंटक शोधन न्यायालय में। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता था, बाहरी विभाग की सूचना प्राप्त करने के लिए राजा क्या करते थे, गुप्तचरों की भी नियुक्ति करते थे, ठीक है, गुप्तचरों की भी नियुक्ति करते थे जो, और ये गुप्तचर क्या करते थे, बाहरी विभागों की क्या है सूचना राजा को देते थे, ठीक है भैया, क्या करते थे ये, बाहरी विभागों की सूचना, बाहरी विभागों की सूचना देते थे, किसको, राजा को देते थे। और राजा इनको एक वजह से और भी रखते थे कि जितने भी मतलब जैसे प्रजा है तो प्रजा में राजा के प्रति कैसा भाव है, तो उस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इन गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी। प्रजा में किसी को मतलब ज्यादातर ये पता नहीं होता था कि ये राजा के ही नियुक्त किए गए एक अधिकारी होते हैं, तो प्रजा की भी जो मतलब ये पुष्टि करने के लिए कि राजा के प्रति कैसा भाव है, ऐसा भाव भी व्यक्त यहाँ पर किया जाता है कि जो मतलब राजा को जानकारी देते थे कि प्रजा के प्रति आपका क्या, आपके प्रति प्रजा का क्या भाव है, या फिर जो बाहरी विभाग होते थे उनकी जानकारी राजा तक पहुँचाते थे। जो ये गुप्तचर होते थे ना, अर्थशास्त्र में ना गुप्तचर थे जो, जैसे ये गुप्तचर थे हमारे, तो अर्थशास्त्र में इनको क्या कहा गया था, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, अर्थशास्त्री हुआ करते थे, या फिर प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जितने भी गुप्तचर होते थे ना उनको क्या कहा गया था, उनको कहा गया था क्या, गुड पुरुष, उनको गुड पुरुष कहा गया है, ठीक है भैया, उनको गुड पुरुष कहा गया है। किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को गुड पुरुष की संज्ञा दी गई है। और जो गुप्तचर होते थे ना ये दो टाइप के होते थे, ठीक है भैया, गुप्तचर होते थे ये दो टाइप के होते थे। एक तो होते थे संस्था गुप्तचर, संस्था गुप्तचर, और दूसरे होते थे संचार गुप्तचर, ठीक है भैया। एक तो होते थे हमारे क्या, संस्था गुप्तचर, और एक होते थे हमारे संचार गुप्तचर। संस्था गुप्तचर तो क्या होते थे, जो हेल्प करते थे राजा की किन मामलों में, जो मतलब स्थानीय जानकारी देने के लिए, स्थानीय जानकारी देने के लिए। और जो संचार गुप्तचर होते थे, यानी संचार गुप्तचर होते थे, वो कौन होते थे, जो घूम घूम कर राजा को तरह तरह की जानकारी देते थे। तो ये थे गुप्तचर के बारे में। और मौर्य साम्राज्य में ना, मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है भैया। तो ये क्या थी इनकी, ये तो थी इनकी क्या, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था हो गई इनकी। उसके बाद सैनिक विभाग हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या, कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित हुआ पड़ा था, ठीक है। कितने प्रांतों में, 5 प्रांतों में, 5 प्रांतों में विभाजित था क्या हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। और इन 5 प्रांतों में विभाजित मौर्य साम्राज्य को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था, ठीक है भैया। मौर्य साम्राज्य को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। और जो एक 5 थे ना, इनकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे पहले आता था उत्तरापंथ, सबसे पहले आता था क्या, उत्तरापंथ, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, इसकी राजधानी थी यहाँ पर क्या, तक्षशिला। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कौन सा प्रांत आता था, दक्षिणापंथ, दूसरे नंबर पर आता है हमारा, यानी जो सेकंड है वो क्या था, दक्षिणापंथ था। और दक्षिणापंथ की राजधानी क्या थी, सवर्णगिरी, दक्षिणापंथ की राजधानी थी हमारी क्या, सवर्णगिरी। और थर्ड नंबर पर आता है यहाँ पर क्या, परासी, थर्ड नंबर पर आता है क्या, परासी, यानी कि इसको हम पूर्वी पंथ भी कह सकते हैं, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी, यानी कि पाटलिपुत्र, जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र।
उसके बाद 4th नंबर पर आता है यहाँ पर कौन सा पंथ था, 4th नंबर अवंती। अवंती, तो अवंती था ना, जो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैनी। ठीक है भैया, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और लास्ट में आता है यहाँ पर क्या, कलिंग। लास्ट में आता है क्या यहाँ पर, कलिंग, यानी कि जो वर्तमान में उड़ीसा है, तो उसकी राजधानी क्या थी, तोशिला। ठीक है भैया, यहाँ की राजधानी थी तोशिला। तो ये क्या थे, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, यानी कि 5 भागों में डिवाइड कर रखा था क्या, मौर्य साम्राज्य। सबसे पहला तो क्या था, उत्तरा पंथ, दूसरा दक्षिणा पंथ, परासी, अवंती और कलिंग। इनकी राजधानियां भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, इन प्रांतों को ना आगे छोटे छोटे भागों में भी विभाजित किया जाता था, जिनको विषय कहा जाता था। जैसे ये प्रांत हो गया, ठीक है, तो इसको क्या है, छोटे छोटे भागों में इसके कई टुकड़े बनाकर क्या करते थे, एक विषय में क्या होता था, 10 गांव के समूह में विभाजित होता था एक विषय। तो इनको क्या है, जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 100 विलेज आ जाते हैं एक पार्ट में। तो यानी कि यहाँ पर कितने विषय हो गए, 10 विषय हो गए इस प्रांत में। ठीक है भैया, तो क्या था, जो ये यहाँ पर जितने भी प्रांतों में विभाजित था, और ये प्रांत क्या थे, आगे आगे ये प्रांत विषय में विभाजित होते थे। ये प्रांत आगे विषय में विभाजित होते थे, और एक विषय होता था वो जो 10 गांवों को मिलाकर बनता था। और इन विषय का जो ये विषय होते थे ना, इन विषयों का जो मुखिया होता था उसको विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको, विषयपति कहा जाता था, या फिर उसको प्रादेशिक भी कहा जाता था। क्या, प्रादेशिक, विषयपति या फिर प्रादेशिक कहा जाता था किसको, विषय के प्रधान को या फिर मुखिया को। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये क्या थे, आगे 10 जो ये विषय होते थे 10 गांव में विभाजित होते थे, और जो इनके प्रमुख हुआ करते थे, जो ये गांव होते थे, जो जैसे एक विषय था ना, जो यहाँ से कर देता हूँ मैं, जैसे एक विषय होता था, ठीक है भैया, जैसे हमारा एक विषय होता था, और ये 10 गांव में एक विषय क्या होता था, विभाजित होता था 10 गांवों में। ठीक है भैया, 10 गांवों में। तो जो इन गांवों का जो मुखिया होता था ना, 10 गांवों का मुखिया, उसको क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। ठीक है भैया, उसको क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग बातें आई है, जैसे तीर्थ हो गए या फिर अमात्य हो गए, उसके बाद समाहर्ता, सन्निधाता, अन्यापष्टक, अन्नाध्यक्ष, ऐसे तरह तरह से। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात हुई, क्या होता था, जितने भी मतलब जो मौर्य साम्राज्य था वो क्या था, 5 प्रांतों में विभाजित था, और आगे वो प्रांत क्या थे, छोटे छोटे विषयों में विभाजित होते थे, जिनके मुखिया क्या कहलाते थे, विषयपति और प्रादेशिक। अब क्या हुआ, आगे जो ये विषय होते थे ना, ये भी आगे 10 गांवों में विभाजित होते थे, और जिनके जो मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। उसके बाद जो प्रशासन होता था ना, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। सबसे छोटी इकाई थी यहाँ की क्या, ग्राम होती थी, और इसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। इसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। ठीक है भैया, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्रामिक, सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, और इसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। उसके बाद एक बात और बताना भूल गए, वो क्या थी, जैसे 5 प्रांतों में विभाजित होता था ना, तो ठीक है, तो इनके जो मुखिया होते थे 5 प्रांतों या एक एक प्रांतों के जो मुखिया होते थे, वो या तो मुख्य रूप से क्या होते थे, राजा के पुत्र होते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे ना, तो बिंदुसार के पुत्र जैसे अशोक थे, तो बिंदुसार के टाइम पर क्या था, अशोक थे, जैसे वो अवंती के राज्यपाल थे। तो उसी प्रकार से राजाओं के जो पुत्र होते थे वो क्या होते थे, इनके मुखिया हुआ करते थे, या फिर उनको अलग से भी नाम दिया जाता था यहाँ पर क्या, राजन या फिर कुमार। इनके मुखिया को क्या कहा जाता था, राजन या फिर कुमार कहा जाता था। इनके मुखिया को, जो ये प्रांत होते थे 5 प्रांतों में विभाजित था, तो इनके मुखिया को क्या कहा जाता था, राजन या कुमार कहा जाता था। और विशेष रूप से यहाँ पर ये क्या होते थे, राजा के पुत्र ही हुआ करते थे।
ठीक है भैया, राजा के पुत्र ही हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्या, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश आज यहाँ पर समाप्त हो गया। और इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी होगी तो उसका जिक्र हम करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करूँ कि आप लोगों को क्या है, आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।